नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पार्ट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा और मेरा ये प्रॉमिस है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, द्विध्रुव बना लेते हैं एक। द्विध्रुव का मतलब होता है कि समान परिणाम और विपरीत प्रकृति वाले। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, मान लेते हैं ये बिंदु बी है। इस पर माइनस क्यू आवेश रखा है और इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है और ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं। फिर से आराम से, कि विद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें समान परिणाम और विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, यानी 2l दूरी। वो अल्प दूरी क्या होती है? 2l दूरी। इसका हमने अध्ययन पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह किया है। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु है वो है O। तो भाई जब O मध्य बिंदु हो गया तो ये दूरी हो गई l और ये दूरी हो गई l। इतना समझ में आया? इजी है। अब समझ लेते हैं कि निरक्ष क्या होता है। देखिए, अक्ष तो ये होता जो इसके अगर इधर लिया जाता किसी तरफ या तो इधर किसी तरफ लिया जाता, लेकिन निरक्ष का मतलब होता है जो या तो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, यानी वाई अक्ष समझिए आप। ठीक, ईजी वे में सिंपली कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो इसके मध्य बिंदु यानी जो इसके मध्य बिंदु को काटती हुई जाए। ठीक है, यानी अगर इस पर कोई बिंदु ले लिया जाए, यहाँ पर कोई बिंदु P ले लिया जाए तो वो कहलाएगा इसके निरक्ष पर। ठीक है, फिर से आराम से, कि भाई अगर इसको बढ़ाकर इधर कहीं पर ले लेते या तो इधर बढ़ाकर कहीं पर ले लेते तो वो अक्ष हो जाता। अब हमने इधर या फिर इधर बढ़ाकर नहीं लिया, हमने इसके विपरीत दिशा में या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, तो ये कहा जाएगा निरक्ष। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है ये इनसे R दूरी पर है, R दूरी पर है। अब हम क्या करते हैं कि इस B से इस P बिंदु को मिला देते हैं। ये मिला दिया और इधर हम A से P बिंदु को मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, इतना हो गया। अब देखिए, ये दूरी R है, ये दूरी L है, ये भी दूरी L है। अब सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया PBO, और ये PBO त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं कि लंब जो है वो R है और जो ये आधार है वो L है। देखिए, ये आधार है, ये लंब है R। तो हम सबसे पहले PBO त्रिभुज में समझ लेते हैं। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आधार क्या है भाई? L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। लंब क्या है भाई? R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। किसके बराबर आएगा? ये आएगा कर्ण स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कर्ण चाहिए। तो हम भाई कर्ण को कह सकते हैं कि ये इधर आएगा स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी ये जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसी चीज़ को। तो हमें कर्ण प्राप्त हो चुका है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसका लंब R था, इसकी आधार जो था L था। अब इधर आते हैं, दूसरा त्रिभुज जो प्राप्त हो रहा है ये POA। देखिए, इसका भी लंब R है, आधार L है। जाहिर सी बात है जो इसका आएगा कर्ण वो भी आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे आप अपने से सॉल्व करके देख सकते हैं। इतना हो गया। अब हमें देखिए तीनों चीज़ें मिल गई ना। अब हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा क्लास 11th का एक नियम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ समझ लेते हैं
चूँकि यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा है Q0। अब देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने हमारा लेक्चर 4, 5 ज़रूर देखा हो, और 6 तो में तो हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र सिद्ध किया है। तो 4 और 5 लेक्चर आपने ज़रूर देखा हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं अब उन टॉपिक को यूज करने वाला हूँ। देखिए, हमने देखा था, 2 चीज़ें देखी थी। एक तो था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। r दूरी थी। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव प्लस से दूर होती हैं, वो प्लस से दूर होती हैं इस तरह से, और ये सदैव माइनस की ओर होती हैं, माइनस की ओर होती है। ठीक है, अब देखना इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करने चल रहा हूँ। भैया ये देखो, यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश रखा है Q0। अब देखना समझने वाली बात क्या है कि ये है -Q, और इस -Q की तरफ होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अर्थात जो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, E-Q की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ये होगी E-Q दिशा, ये E-Q के लिए दिशा होगी। ठीक है, इजी है, आसान है। फिर से कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव माइनस की ओर होती हैं, तो ये तो माइनस तो इधर है, तो सारी रेखाएं इसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगी, यानी सारी रेखाएं इसकी तरफ भागेंगी। तो ये -Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो तो इधर हो गई। अब दूसरी बात, ये प्लस है, और प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर भागती हैं, यानी उससे दूर जाने का प्रयास करती हैं। तो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ये, और ये चाहेंगी कि ये इससे दूर भाग जाएं, ये E+Q के कारण होगी। इतनी बात समझ में आई? बहुत ईजी है। फिर से आराम से कि प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर भागती हैं, तो ये वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी E+Q आवेश के कारण जो होगा वो तो होगा दूर, यानी इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और जो माइनस वाले के लिए होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सदिश का फैक्टर करना सीखते हैं। देखिए, जब हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, जैसे सदिश हमें नहीं समझ में आता, तो हम उसका फैक्टर कर लेते हैं। ये क्लास 11th का टॉपिक है। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। अगर इसमें कोई सदिश हो इस तरह से, मान लेते हैं उसका नाम सदिश E ही ले लेते हैं, चलिए सदिश E हो, तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे, अर्थात ये जो थीटा है इसका फैक्टर करते हैं ना, मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसका फैक्टर जब हम करते हैं, जो इस तरफ सदिश का फैक्टर आता है वो सदैव आता है E cos थीटा। फिर से आराम से इजी से हमेशा के लिए याद कर लीजिए। याद करने वाले तरीके से बताऊं, जो थीटा होगा यानी जिस तरफ थीटा की तरफ जो आएगा फैक्टर वो आएगा E cos थीटा, और जो थीटा की विपरीत होगा, विपरीत कौन सी रेखा है, ये y वाला अक्ष है, 2 अक्ष है ना, एक तो y है एक x है, तो x वाले की तरफ तो कोण बन रहा है, इसलिए इसके पास तो cos आ गया। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, ये इधर वाला, इसके साथ तो थीटा नहीं है, तो इसके पास आएगा E sin थीटा। आराम से फिर से, हो सकता है आपने 11th में इसका अच्छे से अध्ययन ना किया हो, मैं आपको एकदम ऐसा तरीका बता दे रहा हूँ कि आप याद कर लीजिए। देखिए 2 अक्ष होते हैं, एक होता है y अक्ष, एक होता है x अक्ष। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जिस तरफ थीटा बन रहा है, यानी जिस अक्ष के साथ थीटा बन रहा है वो हमेशा cos को लेकर बनेगा। यानी देखो, इस x अक्ष वाले के साथ बन रहा है ना, y अक्ष वाले के साथ तो बन नहीं रहा, x अक्ष वाले के साथ, तो x के साथ बन रहा है, इसका मतलब जिसके साथ बन रहा है उसके पास तो cos आ गया। अब cos और फिर बच गया sin, तो जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है उसको मिल जाएगा sin। ठीक है, अब यही अप्लाई करेंगे अपने इसमें। देखो भैया ध्यान से समझना, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे,
अगर ये कोण थीटा है तो अगर हम इसका फैक्टर करें इस तरह से अगर इसका फैक्टर करें तो जाहिर सी बात है ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। फिर से, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, यानी दोनों कोण थीटा होंगे। ठीक है, स्टेप वाइज समझते हैं। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। अब हमें देखना है, ये हमारा यक्ष अक्ष मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने, ये हमारा यक्ष अक्ष है आराम से। अब देखो भैया, ये देखो, ये अभी हमने समझा कैसे होता है। तो इसके साथ ये थीटा बन रहा था तो इसके पास कॉस आया था ना। इधर देखो, ये थीटा इसके साथ बन रहा है ना, ये वाला अक्ष इसके साथ थीटा बन रहा है, कोण इसी के साथ तो बन रहा है। इधर देखो, ये कोण इसके साथ बन रहा था तो ये कॉस आया था। अब इधर भी इसके साथ कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस आएगा। लेकिन अब इस ई के स्थान पे हमारे पास है ई प्लस क्यू ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इतना हुआ। अब देखो, यहाँ पे नहीं और यहाँ पे भी बन रहा है, सिर्फ एक ही जगह तो बन नहीं रहा, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी इसके साथ थीटा बन रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कॉस आएगा। लेकिन इस तरफ क्या है, माइनस है, इधर तो प्लस था लेकिन इधर माइनस है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आ जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से आराम से देखिए, क्लास 11th की चीज़ें हैं। देखो, जिसके साथ फैक्टर होता है, जिसके साथ टूटता है, देखो ये मान लिया हमने यक्ष अक्ष है, मान लेते हैं मोटी मोटी बात कि यही यक्ष है जिसके साथ थीटा बन रहा है, और ये हमारा दूसरा रेखा है जिसके साथ बन रहा है। तो देखो किसकी तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, इस तरफ यानी इसके साथ बन रहा है। और जिसके साथ बनता है यानी ये ऐसे है, इसके साथ ही तो बन रहा है इस तरह से, तो जिसके साथ बनता है, जिसके साथ कोण बन जाता है वो कॉस में आता है, और जिसके साथ कोण नहीं बनता वो साइन में आता है। लेकिन अभी उसको नहीं समझना, अभी इसको समझिए। और इसके साथ भी ये देखो, इधर से ऐसे कोण बन रहा था, इधर ये माइनस वाले के साथ, तो इसका मतलब इधर भी कॉस आएगा, यानी ऊपर भी कॉस आ गया, नीचे भी कॉस आ गया। अब इसके ऊपर की तरफ ये इस दिशा में, अब समझना आसान हो जाएगा। इसको सिर्फ अभी इतना याद रखिए, ये यहाँ से यहाँ इस तरह, तो भाई ये इसके साथ थीटा बना तो इसको कॉस मिल गया। अब ये ऊपर की तरफ देखो, इसके साथ थीटा नहीं बन रहा, इसमें समझेंगे। ये देखो, इसके साथ ये ऐसे है ना, ये जा रहा है इधर, यही एकदम सेम सिंबल है, मतलब चित्र है। ये इधर जा रहा है, इसमें भी बीच में जा रहा था, इसमें देखो ये इधर जा रहा था तो इसको कॉस मिला था, तो ये देखो इधर जा रहा था तो इसको हमने कॉस दे दिया। लेकिन जो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना, इसको क्या देंगे, साइन, क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं बन रहा। लेकिन कौन सा साइन, ई के स्थान पे क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब नीचे की तरफ देखो, ये चीज़ सेम वही चीज़ इधर भी है, इधर ये इसका वाला फैक्टर है, यानी अब ये सिंबल, ये चित्र इस तरह से हो गया। किस तरह से, इस तरह से। तो देखो ये इसके साथ थीटा बना तो हमने इसको कॉस दे दिया, अब इसके साथ थीटा नहीं बन रहा तो इसका मतलब इसको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, यानी साइन मिलेगा। लेकिन किसके साथ, ये माइनस वाला है, माइनस वाले की तरफ है, तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। इसे आप अच्छे से अपनी तरफ अपनी बुक में बनाएंगे। यहाँ पे प्लेस कम है इसलिए नहीं बन रहा। फिर से आराम से हम समझेंगे एक बार फिर से। अभी तक हमने सिर्फ फैक्टर किया है, हम समझ सकते हैं कि हमने 11th में अच्छे से, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए समझते हैं एक बार फिर से आराम से, ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। डाउट नहीं रखना है माइंड में, हर एक जगह पर बेहतरीन प्रदर्शन करना है। देखिए सबसे पहले तो हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। तो यहाँ पे प्लस क्यू रखा था, यहाँ पे माइनस क्यू रखा था। इनके बीच की दूरी 2l थी, हमने मान लिया कि इनका मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी l हो गई और ये भी दूरी l हो गई।
अब यहाँ से देखा PBO बन गया क्या, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये आया √R² प्लस L²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इतना लाने के बाद हमने क्या किया कि भाई जब ये कोण थीटा था ना, ये कोण थीटा था, तो यहाँ पे हमने सदिश का फैक्टर किया, सदिश को तोड़ा। फैक्टर मतलब तोड़ना, जैसे ये पूरी पेन है, इसका हमने ये तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये फैक्टर हो गया इसका, ये भी सदिश और ये भी सदिश, यानी सदिश का फैक्टर टुकड़ों में तोड़ देना। तो यही चीज़ हमने किया है यहाँ पर, टुकड़ों में तोड़ा। अब जब इसका फैक्टर किया तो इस तरह से यहाँ से निकाला और देखा कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। अब भाई ये वाला और ये वाला, इनके साथ तो थीटा बन रहा था, और जिसके साथ थीटा बनता है, कोण बनता है, उसको हम देते हैं प्लस कॉस थीटा, यानी सॉरी उसको देते हैं कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता है उसको देते हैं साइन थीटा। तो हमने देखा ये ऐसे ऐसे आया था और ये बीच में से गया था, यानी ये सदिश है और ये हम इसका फैक्टर कर रहे हैं, तो यानी इसके साथ थीटा बन गया तो ये कॉस मिल गया, और इसके साथ थीटा नहीं बना तो इसको साइन मिल गया। इधर भी हमने देखा कि ये भी तो उसी तरह से है, एक्स और वाई अक्ष में, और इसमें भी फैक्टर हो रहा है सदिश E-Q। तो भाई इसके साथ थीटा बना तो ये वाली रेखा जो है ये डिजर्व करेगी कॉस को, यानी इसको कॉस मिलेगा, और इसके साथ ये वाली रेखा जो बच जा रही थी, इसके साथ थीटा नहीं बन रहा था, इसका मतलब इसको साइन मिलेगा। तो भाई इसको साइन दे दिया और इसको कॉस दे दिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई ये प्लस Q साइन थीटा इस तरफ है और ये माइनस Q साइन थीटा इस तरफ है, यानी इसका मतलब ये प्लस वाला और ये माइनस वाला एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है, जैसे एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है और एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है और बीच में कोई वस्तु रखी है, और इसके पास भी 5 न्यूटन का बल है और इसके पास भी 5 न्यूटन का बल है, तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों ही उतने ही ताकतवर हैं तो ये वस्तु यहाँ से खिसक कर कहीं नहीं जाएगी, यानी ये दोनों अपने बलों को समाप्त कर देंगे, यानी इनका प्रभाव तो समाप्त हो गया। यानी E+Q साइन थीटा और E-Q साइन थीटा ये दोनों अपने प्रभाव को नष्ट कर देंगे। लेकिन ये देखिए इस तरफ जो बच रहा है इसमें +Q cos थीटा और E-Q cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है ना। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति है, एक साइकिल को या फिर एक कार को धक्का दे रहा है, वो अभी अकेले धक्का दे रहा है और फिर उसी में आप भी पहुंच जाते हैं, तो 2 लोग मिलकर धक्का देने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पहले कार 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी, दोनों लोग धक्का देंगे तो हो सकता है 6 किलोमीटर हो, यानी दोनों का बल जुड़ गया। उसी चीज़ को कहना चाहता हूँ कि अगर दोनों लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं तो इन दोनों के प्रभाव यानी जो परिणाम है वो जुड़ जाएंगे। लिख देते हैं इस बात को। क्या लिखा है कि E+Q, ये +Q था, ये ऊपर वाला, और ये -Q, तो E+Q तथा E-Q के घटक E+Q cos थीटा तथा E-Q cos थीटा ये दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तथा इनके घटक E+Q का साइन थीटा ऊपर की तरफ है तथा E-Q साइन थीटा नीचे की तरफ है, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। यानी अब हमें इसे तो नहीं पढ़ना, बचा ये वाला, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो भाई इसको जोड़ेंगे, यानी क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की ये जो हैं ये दोनों, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो इन दोनों को जोड़ कर आएगा। यानी लिख सकते हैं हम इसको, चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि ई नेट, यानी नेट परिणामी, यानी नेट विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो आएगा E+Q cos थीटा प्लस E-Q cos थीटा, इतना आया। अब देखना एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। देखो भैया कि इसके और इसके जो बीच की जो दूरी है वही इसके और इसके बीच की दूरी है, यानी दोनों के बीच की दूरी समान है। दूसरी बात, इसका और इसका, इन दोनों का परिणाम भी समान है। मोटी मोटी बात, चिन्ह से नहीं मतलब परिणाम से, यानी अगर ये 5 कूलाम का है तो ये भी 5 कूलाम का है, यानी इसका और इसका परिणाम भी समान है, और इस P बिंदु से इन दोनों की दूरी भी समान है। यानी चाहे इससे
विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें या फिर इससे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, दोनों से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो बराबर ही आएगा, क्योंकि इसकी दूरी और परिणाम बराबर है और इसका भी दूरी और परिणाम बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूँकि जो E प्लस क्यू कॉस E प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि E प्लस क्यू का जो प्राप्त होगा विद्युत क्षेत्र वो बराबर होगा E माइनस क्यू के, क्योंकि दोनों की परिणाम और दूरी बराबर है। तो इस चीज़ को हम सीधा सीधा माइनस क्यू प्लस क्यू लिखने से बचने के लिए सीधा सीधा E कह देते हैं, अर्थात जहाँ पे प्लस क्यू है वहाँ पे भी E और जहाँ पे माइनस क्यू है वहाँ पर भी E। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो E नेट है ये बराबर हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, यानी यहाँ पे E कॉस थीटा प्लस E साइन थीटा। तो ये हो जाएगा E नेट बराबर, ये जुड़ के हो जाएंगे यहाँ पे भी तो कॉस ही है, क्योंकि साइन का अस्तित्व समाप्त हो गया है, E कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा E यानी 2E कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम E का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये जो E है हमारे पास। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात किया था लेक्चर में, यानी 4th लेक्चर में, जो E बराबर आया था 1/4πε0 Q/r²। देखिए इसका भी परिणाम उतना है, इसका भी परिणाम उतना ही है, दूरी भी उतनी ही है। तो कोई भी एक, कहीं से भी कोई एक आवेश लेकर और एक दूरी लेकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं P बिंदु पर। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात तो E होगा, E बराबर होगा किसके, 1/4πε0 के। आवेश कितना है भाई, Q है, तो यहाँ पे भी आवेश होगा Q। अब बात आती है बीच की दूरी की, तो बीच की दूरी कितनी है, √r² प्लस L², और इन दोनों का यानी इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यही तो होता है, ये देखिए r का होल स्क्वायर यानी दूरी का होल स्क्वायर। तो अब जो E बराबर आएगा वो आएगा 1/4πε0, ये हुआ Q। तो भाई ये Q किसी भी चीज़ का अंडर रूट में हो, जैसे √2 का हम होल स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब होगा √2 इंटू √2, और ये अंडर रूट हट के आ जाता है 2, यानी अंडर रूट का अस्तित्व समाप्त हो गया, हमारे पास बचता है r² प्लस L²। अब हम इसको लिखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे E के स्थान पे। तो E नेट बराबर होगा 2E cos थीटा, जो कि हमने E का मान निकाला है 2 इंटू E का मान आया है 1/4πε0 Q/r² प्लस L², और ये cos थीटा का cos थीटा। तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम cos थीटा का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखो भैया, cos थीटा बराबर होता है आधार अपान कर्ण। किसी भी एक त्रिभुज में, चाहे इसमें देख लें चाहे इसमें देख लें, दोनों सेम है। आधार क्या है, आधार है भाई L, बराबर करके लिखते हैं L, और कर्ण क्या है हमारे पास, यही तो कर्ण है, कर्ण है √r² प्लस L²। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, 4π को इधर लिख देते हैं 2 के अपान में, यानी 4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा का हमने मान अभी निकाला है, वो आया है L/√r² प्लस L²। इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 1% भी। अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक में क्या बताता हूँ आपको, जैसे कोई चीज़ अगर अंडर रूट में है, जैसे √L है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं L की पावर 1/2, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे एक हो L की घात m और दूसरा हो L की घात n, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी हो जाएगा L की पावर m प्लस n। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, चलिए आगे आएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी देख लेंगे। देखिए, तो इतना बात समझ में आई। देखिए इधर देखिए, इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये तो है 2/4πε0,
ये क्यू है, ठीक है। इस यल को भी इसी यल इसके पास लिख लेते हैं, क्यू यल अपान ये है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। और ये है हमारे पास इनटू में है, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसकी घात हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ से देखो अंडर रूट में था, घात 1/2, ये भी अंडर रूट में है, पूरी की घात 1/2। और जब इसको ब्रैकेट में कर दें तो चूंकि इसकी घात कोई नहीं है तो इसकी घात हम 1 मान सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर यक्स लिखा हो तो उसकी घात 1 होती है और उसमें 1 का गुणा भी होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, इस बात को हम जानते हैं। तो अब देखो आधार इसका भी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका भी आधार आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी यल के स्थान पे यहाँ पे आर स्क्वायर यल स्क्वायर और इस वाले यल के स्थान पे आर स्क्वायर यल स्क्वायर। बस घातें अलग अलग हैं और घात अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2QL। अब इस पूरे को एक साथ लिख लेते हैं, अपान 4πε0 इंटू, इसको थोड़ा 1 अपान करके अलग से लिखते हैं, 1 अपान ये हो गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, पूरे की घात जुड़ेगी यानी होगी 1 + 1/2, इतना हो जाएगा। अब देखना क्या होगा काम, ये हो जाएगा 2QL अपान 4πε0 इंटू 1 अपान, जब इसकी घात 3/2 यानी जोड़ के देख लेते हैं, 1 + 1/2 क्या आएगा, लासा 2 आएगा और 2 3 यानी 3/2 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इस पूरे की घात 3/2। अब हम एक काम करेंगे, हम मान लेंगे कि आर इज ग्रेटर देन यल, यानी आर यल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये पिछले वीडियो का है पूरा एकदम सेम। तो इसका मतलब ये है कि यल बराबर हो जाएगा नगण्य। यल क्या हो जाएगा, नगण्य। इस स्थिति में यदि आर इज बहुत बड़ा है, आर ग्रेटर देन, देखिए इतना ज़्यादा बड़ा है यल से, तो इसका मतलब यल नगण्य हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यल को हटा सकते हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि नगण्य केवल जोड़ या फिर घटाना या अन्य में करते हैं, गुणा में नहीं करते, इधर मत कर दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2QL अपान 4πε0, ये हो जाएगा इंटू 1 अपान आर स्क्वायर, और यल तो ख़त्म हो गया तो इसका मतलब आर स्क्वायर की घात तो हो जाएगी 3/2। एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे ए स्क्वायर हो और इस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो तो इसका मतलब इन दोनों घातों का गुणा होता है, अर्थात ए स्क्वायर इंटू 2, यानी ए स्क्वायर में तो ये जो घातें हैं इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है और इसका घात है, तो इसका मतलब इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2QL अपान 4πε0 इंटू 1 अपान ये आर स्क्वायर इंटू 3/2। तो ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 2QL अपान 4πε0 इंटू 1 अपान r³, इतना बचेगा। इसको लिखते हैं, हमें प्राप्त हो चुका है 2QL अपान 4πε0 इंटू 1 अपान r³। अब हम इसको अपने हिसाब से लिख लेते हैं। कैसे, हम लिख सकते हैं 1 अपान 4πε0, ये हमने अलग कर लिया, इंटू ये क्या है भाई, ये है 2QL अपान r³। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2QL के, यानी जहाँ 2QL है हम वहाँ पे लिख सकते हैं P। तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं 1 अपान 4πε0, P के स्थान पे यानी 2QL स्थान पे आ जाएगा P अपान r³ आ जाएगा। आसान है। अच्छा, एक चीज़ और आप करना चाहे तो कर सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि K बराबर होता है 1 अपान 4πε0, तो जहाँ पे 1 अपान 4πε0 है वहाँ पे हम लिख सकते हैं K। तो ये बराबर हो जाएगा KP अपान r³। और इस तरह से जो हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे, यानी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो प्राप्त हो गई। और यही है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो
तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमें ये भी बताइएगा कि वीडियो में क्या कमियां हैं, इससे वीडियो को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। आपकी मैथ भी शुरू हो गई है, अध्ययन करते रहिए। इंग्लिश की भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।